नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। हम सभी हिंदी नाटक गद्य विधा से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इस सीरीज के माध्यम से हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जा कर के वहाँ वो वीडियो देख सकते हैं। आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। 180 प्रश्नों की श्रृंखला थी। टोटल 180 प्रश्नों की श्रृंखला थी, जिसमें हमने 100 प्रश्नों तक पेपर को सॉल्व कर लिया है। आगे हम देखेंगे, आज 80 प्रश्न हम देखेंगे। तो ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी हिंदी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, हिंदी गद्य विधा नाटक से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सभी प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए, समय ज़ाया ना करते हुए ज़्यादा हम अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। तो 101 प्रश्न हैं। इनमें से चिरंजीत किस विधा से जुड़े हुए कृतिकार हैं? तो हमारे विकल्प हैं निबंध, विकल्प बी है नाटक, विकल्प सी है एकांकी, विकल्प डी है आत्मकथा। तो अगर हम देखें तो जो हमारा सही विकल्प है वह है एकांकी। एकांकी से जुड़े हुए हैं चिरंजीत जी। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज महाशय किस विधा की रचना है? हमारे विकल्प हैं नाटक, एकांकी, जीवनी या फिर रिपोर्टाज। अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प बी, एकांकी। एकांकी चतुर्भुज महाशय एकांकी। और यह जो चतुर्भुज महाशय एकांकी है वह किसकी है? चिरंजीत की। ये जो चिरंजीत हैं इन्हीं की एकांकी का नाम है चतुर्भुज महाशय। इसके अलावा इनकी अन्य एकांकी है दफ्तर जाते समय, चतुर्भुज महाशय, तस्वीर उसकी, नया जन्म, चक्रव्यूह। ये सभी इनकी अन्य एकांकियां हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, मुझे जीने दो के रचयिता का नाम बताना है। विकल्प है आरसी प्रसाद सिंह, विकल्प बी है प्रकाश चंद्र गुप्त, विकल्प सी है सत्येंद्र शरण, विकल्प डी है रेवती शरण शर्मा। तो अगर हम देखें तो जो हमारा सही विकल्प है वह है डी, रेवती शरण शर्मा। रेवती शरण शर्मा सही विकल्प है। रेवती शरण शर्मा इसका एकदम सही विकल्प है। तो हमारा विकल्प सही होता है डी, रेवती शरण शर्मा। इनके अन्य जो हैं रेवती शरण शर्मा के मुझे जीने दो जो इनकी रचना है रेवती शरण शर्मा की है। और इनकी अन्य जो एकांकी है वह यह है मुझे जीने दो, एकांकी है। और ये तो हमने प्रश्न में बता ही दिया है। इसके अलावा है अमावस का अंधकार और उतार चढ़ाव। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इनमें से कौन सा एकांकी सत्येंद्र शरत का है? इनमें से कौन सा एकांकी सत्येंद्र शरत का है? तो विकल्प है हमारे कलंक मोचन, विकल्प बी है सोहदा, विकल्प सी है होटल और विकल्प डी है चक्रव्यूह। तो अगर हम देखें तो जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प बी, सोहदा। विकल्प बी है सही, सोहदा। सोहदा सत्येंद्र शरत का एकांकी है। इसके अलावा इनकी अन्य एकांकी का नाम है प्रतिशोध, गुड़बाई और अनीता। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, लक्ष्मी का स्वागत किस एकांकीकार की कृति है? विकल्प है हमारे उपेंद्र नाथ अस्क, विकल्प बी है सेठ गोविंद दास, विकल्प सी है राम कुमार वर्मा और विकल्प डी है गोविंद बल्लभ पंत। तो अगर हम जानते हैं, हम सभी बहुत ही चर्चित एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत, और यह जो एकांकी है वह है उपेंद्र नाथ अस्क की। उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी है। और अगर हम देखें तो उपेंद्र नाथ अस्क की अन्य एकांकी का नाम है, और भी एकांकियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनकी अन्य एकांकी है चरवाहे, पर्दा गिराओ पर्दा उठाओ, अंधी गली, साहेब को जुखाम, और इसके अलावा देवताओं की छाया में, पक्का गाना, 6 एकांकी, 25 श्रेष्ठ एकांकी। जैसे ऐसी बहुत सारी एकांकियाँ इनकी हैं जो महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के लिहाज से। तो इस तरह हमारा विकल्प सही होता है विकल्प ए। अगला प्रश्न है, कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? तो विकल्प है हमारे विनोद रस्तोगी, विकल्प बी है मोहन राकेश, विकल्प सी है भुवनेश्वर, विकल्प डी है जगदीश चंद्र माथुर। तो कबूतर खाना अगर हम देखें तो कबूतर खाना किसकी एकांकी है? तो कबूतर खाना है जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी। कबूतर खाना जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी का नाम है।
और इनकी अन्य एकांकी है भोर का तारा, मेरी बांसुरी, घोंसले ओ मेरे सपने। तो इस तरह हमारा विकल्प सही होता है। ऐसी प्रश्न ज़्यादा हैं, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, तो हम बस से सिर्फ सही विकल्प ही बताएंगे अब। तो देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना कौन सी है। तो अगर हम इसमें सही विकल्प देखें तो सही विकल्प क्या होगा, आप सभी बताइए। सही विकल्प हमारा है विजय किसकी। सही विकल्प हमारा क्या है, विजय किसकी। प्रकाश चंद्र गुप्त की एकांकी का नाम है, प्रकाश चंद्र गुप्त की एकांकी का नाम है विजय किसकी। इसके अलावा होटल नाम का भी इनकी एक एकांकी है, होटल के नाम से भी इनकी एक एकांकी है। अगला प्रश्न है, ऊंचा पर्वत गहरा सागर इनमें से किस एकांकीकार की रचना है। तो हम देखें अगर, तो हमारा जो सही उत्तर है वह है विष्णु प्रभाकर। हमारा विकल्प सही है बी, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर की एकांकी का नाम है ऊंचा पर्वत गहरा सागर। और इनकी अन्य एकांकी का नाम है प्रकाश और परछाई। इसके अलावा है इंसान। इसके अलावा इनकी अन्य एकांकी है क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, और एक ठो और है ये दायरे। तो इस तरह हमारा सही विकल्प है बी। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति उपेंद्र नाथ अश्क की नहीं है। तो हमारा इसमें अगर सही विकल्प कौन सा होगा, क्रांतिकारी। क्रांतिकारी जो है वो उपेंद्र नाथ अश्क की नहीं है। और ये जो चरवाहे, साहब को जुकाम, पक्का गाना, ये सभी उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी का नाम है। ये क्रांतिकारी जो है, क्रांतिकारी उदय शंकर भट्ट की रचना है। उदय शंकर भट्ट की रचना है क्रांतिकारी। और चरवाहे, साहब को जुकाम, पक्का गाना, ये सभी किसकी है, उपेंद्र नाथ अश्क की है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कृति इनमें से कौन सी है। तो सही विकल्प है हमारा, सही विकल्प हम देखते हैं कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी का नाम है। इसके अलावा डॉक्टर राम कुमार वर्मा की अन्य हैं बादल की मृत्यु, रेशमी टाई, चारुमित्रा, दीपदान, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, रजत रश्मि, ऋतुराज, रिमझिम, इंद्रधनुष, 5 जन्य, मयूरपंख, और एक और है जूही की कली। जूही का फूल। जूही की कली तो निराला जी की रचना है, निराला जी की कविता का नाम है जूही की कली। जूही के फूल राम कुमार वर्मा की एकांकी का नाम है। इसके अलावा देखते हैं अगला प्रश्न हम, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। तो इसमें बताना है हमें कि मोहन राकेश की रचना इसमें से कौन सी नहीं है। तो वह है डी, चतुष्पद। चतुष्पथ यह मोहन राकेश का नहीं है। बाकी अंडे के छिलके, सिपाही की माँ और कर्फ्यू मोहन राकेश की एकांकी का नाम है। ये जो चतुष्पद है इनका नहीं है। चतुष्पद किसका है, चतुष्पद जो है वो सेठ गोविंद दास का है। चतुष्पद सेठ गोविंद दास की एकांकी का नाम है। आगे देखते हैं, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होने से किसमें बाधा पड़ती है। विकल्प अगर हम देखें तो इसमें सही विकल्प जो है वह है अभिनेयता और रंगमंचीयता। अभिनेयता और रंगमंचीयता। नाटक में अगर पात्रों की संख्या अधिक हो जाती है तो अभिनय में और रंगमंच की दृष्टिकोण से हमें बाधा का सामना करना पड़ता है। तो विकल्प सही होता है ए। आगे देखते हैं, भरत मुनि ने कितने प्रकार के नाट्य मंडपों का विधान किया है। तो अगर हम देखें तो जो हमारा सही विकल्प है वो है 3 प्रकार के नाट्य मंडपों का विधान किया है भरत मुनि ने। आगे देखते हैं, नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले भाग पर होता है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है रंगशीर्ष। उसका नाम क्या है, रंगशीर्ष। हमारा विकल्प सही होता है बी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपेक्षकों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें हमारा जो सही विकल्प है वह है बी, 5 अर्थोपेक्षकों की संख्या
होती है सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले की संख्या 5 होती है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा 1969 में मोहन राकेश की कौन सी कृति प्रकाशित हुई थी, पूछा गया है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो विकल्प है वह कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प हमारा सही है आधे अधूरे। आधे अधूरे 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, अश्वत्थामा का अर्धसत्य किस गीत नाट्य का अंश है? बहुत ही चर्चित प्रश्न है। तो इसमें सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प इसमें है विकल्प बी, अंधा युग। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, बिना दीवारों का घर किसकी नाट्य कृति है? तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? अगर हम देखें तो इसमें विकल्प सही है हमारा सी, विकल्प सी, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी की नाट्य कृति है बिना दीवारों का घर। और इसके अलावा अगला प्रश्न हम देखते हैं। आगे का प्रश्न है, कौन सा नाटक मुद्रा राक्षस का नहीं है? तो हमारे विकल्प हैं, विकल्प सही जो विकल्प है वो हम देखेंगे। सही विकल्प है हमारा रस गंधर्व। रस गंधर्व मुद्रा राक्षस का नाटक नहीं है, बाकी मरजीवा, तिलचट्टा, योर्स फेथफुली ये सभी मुद्रा राक्षस के नाटक माने जाते हैं। बाकी ये जो है रस गंधर्व ये इनका नहीं है। रस गंधर्व जो है वो मणि मधुकर का नाटक है। रस गंधर्व मणि मधुकर का नाटक है। बाकी तिलचट्टा, तेंदुआ, मरजीवा, योर्स फेथफुली ये सभी मुद्रा राक्षस के नाटक माने जाते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, मिस्टर अभिमन्यु की मूल समस्या क्या है? तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो कौन सा होगा? सही विकल्प जो है वह है बी, पूंजीवादी व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम। यही इसका सही विकल्प है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी की नाट्य कृति कौन सी है निम्नलिखित में से? तो इसमें जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प ए, कबीरा खड़ा बाजार में। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी की नाट्य कृति मानी जाती है। इसके अलावा भीष्म साहनी के जो अन्य नाटक हैं उन्हें हम देख लेते हैं। भीष्म साहनी के अन्य नाटक, तो भीष्म साहनी के अन्य नाटक हम देखें अगर, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रचनाकार अपने परिवेश से उखड़कर शून्य हो जाता है, इस सत्य को मोहन राकेश के किस नाटक में दिखाया गया है? तो ये हम सभी जानते हैं, यह आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक में मोहन राकेश ने दिखाया हुआ है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के किस नाटक को प्रहसन लिखने में कुशलता प्राप्त थी? भारतेंदु युग के किस नाटककार को प्रहसन लिखने में कुशलता प्राप्त थी? तो इसमें सही विकल्प क्या होगा? इसमें सही विकल्प है हमारा सी, राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी इसका सही विकल्प है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्रसाद जी के नाटकों के अनुकूल रंगमंच हिंदी में नहीं था, या जो कथन है किस आलोचक का है? तो अगर हम देखें तो इसमें हमारा सही विकल्प क्या होगा? इसमें हमारा सही विकल्प है डॉक्टर गोपाल राय। डॉक्टर गोपाल राय, सही कथन जो है वह है डॉक्टर गोपाल राय का। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? तो अगर हम देखें तो जो हमारा सही विकल्प है वह है लाला श्रीनिवास दास, हम सभी जानते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर नाटक कब लिखा? तो बहुत ही चर्चित प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो अगर हम देखें तो कब लिखा है, तो इसमें हमारा जो विकल्प सही होगा वह है सी, 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में इन्होंने विद्या सुंदर नाटक लिखा। अगला प्रश्न है हमारा, मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किसने किया? तो हम सभी जानते हैं यह अनुवाद किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। विकल्प सही होता है हमारा सी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चर्चित प्रश्न है और इजी भी है। तो
हम सभी जानते हैं किसे माना जाता है सबसे पहला मौलिक नाटक भारतेंदु जी का, तो विशस्य भीष्मोद्यम को, हमारा विकल्प सही हो जाता है बी। आगे देखेंगे भारतेंदु जी का अंधेर नगरी इनमें से किस वर्ग का नाटक है। तो अंधेर नगरी किस वर्ग का नाटक माना जाता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है परीक्षा में। तो यह एक प्रहसन माना जाता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, भारतेंदु रचित सत्य हरिश्चंद्र नाटक का रचना काल क्या है। तो इसका रचना काल क्या है, विकल्प हमारा सही होगा बी 1875 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों को। कथन है, परिवार के सभी सदस्य अविश्वास, कुंठा, संशय, हीनता, बोध एवं विघटन के भाव लिए जी रहे हैं। यह कथन मोहन राकेश के किस नाटक पर लागू होता है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प बी आधे अधूरे। आधे अधूरे नाटक में मोहन राकेश का जो नाटक है आधे अधूरे, यह कथन वहाँ पे हमें पूरी तरह देखने को मिल जाता है। मतलब यह जो कथन है पूरी तरह से इस नाटक पर लागू होता है, वहाँ हर कोई अपने आप को अधूरा ही समझता है। तो आगे देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, शासन यदि मेरी रचना पर रोक लगाएगा तो वह दूसरे राज्य में सप्तम स्वर में सुनी जाएगी। यह कथन किस नाटक के संदर्भ में है। तो अगर हम देखें तो इसमें हमारा जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प सी आठवां सर्ग। आठवां सर्ग नामक नाटक से यह कथन लिया गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, इनमें से किस नाटक में देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित हुआ है। तो सही विकल्प जो है वह है विकल्प हमारा जो सत्य है वह है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक में देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का स्वर जो है वह मुखरित हुआ है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, साहित्य में श्लीलता और अश्लीलता का प्रश्न किस नाटक में उठाया गया है। तो यह जो प्रश्न उठाया गया है वह आठवां सर्ग नामक नाटक में उठाया गया है और हमारा विकल्प सही हो जाता है इस तरह डी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, किस नाट्य कृति की रचना भारतेंदु जी ने एक रात में की थी। यह प्रश्न अभी हम इसके पीछे भी था, दोबारा आ गया है। तो इसका तो प्रश्न उत्तर हम सभी जानते हैं, अंधेर नगरी। आगे देखते हैं, व्यक्ति को बाह्य संघर्ष ही नहीं आंतरिक संघर्ष भी झेलने पड़ते हैं। यह किस रचना के संदर्भ में सटीक तौर पे बैठता है यह कथन। तो अगर हम देखें तो उस हिसाब से हमारा विकल्प कौन सा सही होगा। तो विकल्प हमारा सही होता है अंधा युग। विकल्प हमारा सही होता है अंधा युग। आगे देखेंगे इस अगला प्रश्न है, कौन सा एकांकी गणेश प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो इसमें से अगर हम देखें तो हमारा सही विकल्प जो होगा वह होगा नानक का नमाज। नानक का नमाज जो है वो गणेश प्रसाद द्विवेदी जी का एकांकी नहीं है। और अगर हम देखें तो यह किसकी एकांकी है, नानक का नमाज। नानक का नमाज किसकी एकांकी है। तो ये जो गणेश प्रसाद द्विवेदी हैं इनकी एकांकी का नाम है सुहाग बिंदी। इनकी एकांकी का जो नाम है वह है सुहाग बिंदी। और आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, सेठ गोविंद दास किस काल के नाटककार हैं। तो सेठ गोविंद दास जी जो हैं जो किस काल के नाटककार हैं यह पूछा गया है। तो हमारा विकल्प सही होगा सी प्रसाद युग के नाटककार ये माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गरुड़ ध्वज इनमें से किस नाटककार की कृति है। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है सी लक्ष्मी नारायण वर्मा। लक्ष्मी नारायण वर्मा की नाट्यकृति मानी जाती है यह गरुड़ ध्वज। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, जय आदित्य नाटक की कथा का संबंध किस काल से है। तो अगर इसका सही विकल्प हम देखें तो वह है सी हर्षवर्धन काल से माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है। प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है। तो प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है। तो सॉरी सी का इसमें तो सी दिया है। इसके हिसाब से इस प्रश्न के हिसाब से अंतिम नाटक जो है वो ध्रुव स्वामिनी आएगा। ध्रुव स्वामिनी इन चारों में विकल्प जो सही होगा वो ध्रुव स्वामिनी का होगा। ध्रुव स्वामिनी इनका
इस विकल्प के हिसाब से अंतिम नाटक है। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से प्रसाद का नाटक सबसे पहले कौन आएगा? तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा सही विकल्प होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु इसमें सर्वप्रथम आएगा। और अजातशत्रु का रचना काल क्या है, इसमें पूछा गया है अगले ही प्रश्न में, तो वो है 1922 ईस्वी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। प्रसाद जी का कौन सा नाटक रंगमंचीयता की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो वह है डी, ध्रुव स्वामिनी। ये प्रश्न पीछे भी हो चुका है। आगे है, कोमा प्रसाद जी के किस नाटक की पात्र है? तो हम सभी जानते हैं ध्रुव स्वामिनी की पात्र है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता संग्राम में युवकों को कूदने के लिए प्रेरित करने हेतु त्याग बलिदान की भावना से भरे हुए पात्र किस नाटककार ने अपने नाटकों में प्रस्तुत किए हैं? तो यह जो एक जोश भरने का काम किया है अपने नाटकों के माध्यम से, वह किस नाटककार ने किया है? तो हम देखेंगे अगर किस नाटककार ने किया है, तो वह किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। जयशंकर प्रसाद जी ने यह काम किया हुआ है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, किस नाटककार ने नाटकों के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाया और पारसी रंगमंच का विरोध किया? तो उस हिसाब से हमारा सही विकल्प जो होगा वह होगा भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र। आगे देखेंगे, चार विचारे किस नाटककार की कृति है चार विचारे? तो यहाँ पे जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प सी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। आगे देखेंगे, कौन सी कृति हरिशंकर प्रेमी की नहीं है? तो हम देखते हैं सही विकल्प हमारा इसमें क्या बनेगा। सही विकल्प है हमारा डी, सिंदूर की होली। हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है, बाकी प्रतिशोध, विस्पान और रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी की कृति का नाम है। अगला है, नारी समस्या को इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों में स्थान दिया है? तो हमारा जो सही विकल्प है वह है सी, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने नारी समस्या को स्थान दिया है अपने नाटकों में। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, रंगमंच के पीछे का भाग क्या कहा जाता है? सही विकल्प है नेपथ्य, सी सही विकल्प है नेपथ्य। आगे देखेंगे, क्रम से लगाना है, कुछ रचनाएं हैं जिन्हें नाटक हैं जिन्हें क्रम से लगाना है, तो इसमें आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो इसमें हमारा इस हिसाब से हमारा कौन सा सही होगा विकल्प? तो हमारा विकल्प इसमें सही होता है बी, सर्वप्रथम अंधेर नगरी आएगी, फिर चंद्रगुप्त, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद, अंधा युग धर्मवीर भारती, फिर आधे अधूरे मोहन राकेश। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्रसाद के निम्न नाटकों को जयशंकर प्रसाद के निम्न जो नाटक हैं उन्हें रचना काल के क्रम से लगाना है और वही क्रम में लगाना है, कौन सा नाटक पहले लिखा गया कौन सा बाद में। तो इसमें हमारा सही विकल्प होगा सी, अजातशत्रु सर्वप्रथम आएगा, फिर स्कंदगुप्त, फिर चंद्रगुप्त, फिर ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर के निम्न नाटकों को कालक्रम के हिसाब से आरोही क्रम में लगाना है। तो सही विकल्प है हमारा क्या होगा, आप सभी बताइए। सही विकल्प है हमारा बी, सर्वप्रथम शारदिया है, फिर कोणार्क, फिर पहला राजा, उसके बाद दशरथ नंदन। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें भारतेंदु जी की कुछ नाट्य कृतियाँ हैं जिन्हें रचना काल के हिसाब से आरोही क्रम में लगाना है। तो इसमें हमारा सही विकल्प जो होगा वह है विकल्प डी, सर्वप्रथम वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, फिर चंद्रावली, उसके बाद नील देवी और फिर भारत जननी। तो इस तरह हमारा विकल्प सही होता है डी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इस तरह के प्रश्न अक्सर यूजीसी में तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्रम से लगाने के लिए। तो आप सभी इनका सन वाइज भी आप याद कर लीजिएगा, इन्हें इनका कि सभी रचनाओं का सन क्या क्या है, तो तभी हम क्रम से और अच्छे से लगा पाते हैं। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कौन सा सही विकल्प है। इसमें हमारा सही विकल्प है बी, रणधीर प्रेम मोहिनी, फिर उसके बाद अंधेर नगरी, फिर ध्रुव स्वामिनी और कोणार्क। यह क्रम है। इसमें सर्वप्रथम रणधीर प्रेम मोहिनी आएगा,
नाटक, फिर अंधेर नगरी जो कि भारतेंदु की है, ध्रुव स्वामिनी जो कि जयशंकर प्रसाद की है, और उसके बाद आएगा कोणार्क। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, इसमें सुमेलित करना है। एक तरफ नाटक का नाम दिया है, एक तरफ प्रकाशन काल दिया है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प पहले हम देख लेते हैं कौन सा सही है। तो इसमें हमारा जो सही विकल्प है वह है ए। हमारा विकल्प जो सही है वह है ए। और मिलाते हैं हम फिर। एक, महाराणा प्रताप का समय है 1897 और विशेष विस्मयोद्धम इसका समय है 1876। चंद्रगुप्त नामक नाटक का समय है 1831 ईस्वी। और इसके बाद अंजो दीदी है, अंजो दीदी का समय है 1854 ईस्वी। इस तरह हमारा विकल्प सही होता है ए। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है कुछ नाटक हैं जिन्हें आरोही क्रम में लगाना है। देखते हैं इसमें सही विकल्प कौन सा है। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है सी, सर्वप्रथम स्कंदगुप्त, फिर उसके बाद है छठा बेटा, उसके बाद अंधा युग, फिर हमारा नाटक है आधे अधूरे, या क्रम वाइज है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, कुछ स्थापना और तर्क दिया है जो कि इस तरह परीक्षा में पूछे जाते हैं कुछ प्रश्न। तो हमारी स्थापना है, प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास की उन घटनाओं को अपने नाटकों के कथानक का आधार बनाया है जो हमारी वर्तमान स्थिति के लिए भी बहुत हद तक उत्तरदायी हैं। इस स्थापना के उपलक्ष्य में तर्क दिया गया है कि चंद्रगुप्त नाटक में विदेशी आक्रांताओं को रिश्वत लेकर भारत में घुसने का मार्ग तक्षशिलाधीश ने दिया और पारस्परिक अहम के टकराव ने नंद को पर्वतेश्वर की सहायता से रोक लिया। तो क्या दोनों सत्य है, दोनों सत्य है, या फिर एक सत्य है एक असत्य है? देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प हमारा सत्य होगा। तो इसमें हमारा जो सही विकल्प है वह है सी, अर्थात कि जो हमारी स्थापना है और उस स्थापना के बाद जो तर्क दिया गया है वो दोनों ही दोनों ही एकदम सत्य हैं, दोनों ही सही हैं। तो आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, फिर से स्थापना दी हुई है। स्थापना है, भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनूदित नाटकों के जरिए एक साथ कई काम किए। उन्होंने नाटकों के माध्यम से नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया और प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। इसके उपलक्ष्य में तर्क दिया गया है कि भारतेंदु जी ने मौलिक नाटक लिखे, अन्य भाषाओं के नाटकों का अनुवाद किया और हिंदी नाटकों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किए। उन्होंने हिंदी नाट्य रचना को नई दिशा प्रदान की। तो देखते हैं कि हमारी स्थापना सही है, तर्क सही है, या फिर दोनों सही है। तो अगर हम देखें तो इसमें हमारा जो सही है वह है ए, अर्थात ए और आर दोनों सत्य है, स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। तो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी रचना गीति नाट्य है? तो हम सभी जानते हैं करुणालय को गीति नाट्य माना जाता है। आगे देखेंगे, भारतेंदु जी की कौन सी नाट्य रचना प्रहसन के अंतर्गत आती है? हम सभी ने देखा अंधेर नगरी प्रहसन के अंतर्गत मानी जाती है। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु का संबंध है, किससे संबंध है? तो हम सभी जानते हैं इनका संबंध जो है वह है गुप्त काल से। गुप्त काल से संबंध दिखाया गया है ध्रुव स्वामिनी नाटक का। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के नाटक दिए गए हैं और उन्हें आरोही क्रम में लगाना है कालक्रम की दृष्टि से। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा सही विकल्प क्या होगा, आप सभी बताइए। इसमें हमारा सत्य विकल्प जो है वह है सी, सर्वप्रथम आषाढ़ का एक दिन है, फिर लहरों के राजहंस, उसके बाद आधे अधूरे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, आगे हमें सुमेलित करना है। एक तरफ नाटक का नाम दिया है, दूसरी तरफ नाटककार के नाम दिए हैं और नाटक है 8वां सर्ग, मिस्टर अभिमन्यु, तिलचट्टा, बकरी। नाटककार के नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुद्रा राक्षस, सुरेंद्र वर्मा और लक्ष्मी नारायण लाल। तो अगर हम देखें तो इसमें हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प ए। विकल्प ए एकदम सही है। तो चलिए मिला लेते हैं। हमारा जो 8वां सर्ग है वह है सुरेंद्र शर्मा का नाटक, मिस्टर अभिमन्यु जो है वह है लक्ष्मी नारायण लाल का, तिलचट्टा है
मुद्रा राक्षस का और बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। तो इस तरह विकल्प सही होता है ए। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, कुछ नाटककार हैं, अब उन्हें क्रम से लगाना है हमें, काल के उनके समय के हिसाब से हमें आरोही क्रम में उन्हें व्यवस्थित करना है। तो उस हिसाब से हमारा जो सही विकल्प है वह है सी। सर्वप्रथम हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आएंगे, उनके बाद जयशंकर प्रसाद, उसके बाद हरिकृष्ण प्रेमी और उनके बाद आते हैं लक्ष्मी नारायण लाल। इस तरह हमारा विकल्प सही हो जाता है सी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित करना है। यहाँ पर भी एक तरफ नाटक का नाम दिया है, एक तरफ नाटककार के नाम दिए हैं। और यहाँ पे नाटक है राजमुकुट, नील देवी, शारदिया, आषाढ़ का एक दिन। नाटककार के नाम है जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, उदय शंकर भट्ट, गोविंद वल्लभ पंत और भारतेंदु हरिश्चंद्र। विकल्प देख लेते हैं कौन सा सत्य है। तो विकल्प अगर हम देखें तो हमारा विकल्प बी, विकल्प बी हमारा सत्य है। तो हम मिला लेते हैं एक बार, विकल्प बी हमारा सत्य है। तो एक मिनट मिला लेते हैं हम, इसमें हमारा विकल्प बी हमारा सही है। और हम मिलाएंगे राजमुकुट ए को 4 से, गोविंद वल्लभ पंत की रचना है। नील देवी बी है, बी को मिलाएंगे हम 5 से, नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। आगे मिलाएंगे शारदिया सी को 1 से, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। आगे है आषाढ़ का एक दिन, मिलाएंगे 2 से, मोहन राकेश की रचना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, नाटक दिए गए हैं जिन्हें आरोही क्रम में लगाना है। तो आप इन्हें लगाइए आरोही क्रम में। देखिए हमारा इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। इसमें हमारा विकल्प सही होगा सी, अंधेर नगरी सर्वप्रथम आएगा, फिर स्कंदगुप्त, फिर कोणार्क, फिर राधेधुरे। ये प्रश्न पीछे हो चुका है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, हम बकरी पूछा है कि बकरी नाटक के रचनाकार कौन है। तो वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, हम सभी जानते हैं। आगे देखते हैं, फिर से स्थापना और तर्क आ गया है। तो स्थापना और तर्क हम देख लेते हैं एक बार फिर से। तो स्थापना और तर्क में हमारी स्थापना है, एकांकी पश्चिम में अभिनीत किए जाने वाले उन नाटकों को कहा जाता था जिनमें एक अंक में ही कथा समाप्त हो जाती थी। संस्कृत में रूपक और उपरूपकों के जो भेद किए गए हैं उनमें 15 भेद एकांकी के हैं। तो यह तो थी स्थापना। तर्क देख लेते हैं, एकांकी साहित्य की वह विधा है जो नाटक के समान अभिनय से संबंधित है, जिसमें किसी घटना या विषय को एक अंक में प्रस्तुत किया जाता है। नाटक के लघु रूप को एकांकी कहना ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारी स्थापना सही है या तर्क, या फिर दोनों ही सही है। तो हम देखेंगे तो हमारा जो ए सही है और आर जो है वो आंशिक सही है। मतलब इसमें ए भी सही है और आर जो है वो आंशिक रूप से सही है। विकल्प में इस तरह दिया गया है तो हम इसी तरह लगाएंगे। पूर्ण रूप से सत्य नहीं है बट आंशिक है। तो विकल्प हमारा सही हो जाता है सी। आगे देखते हैं, अगला भी प्रश्न जो है वो स्थापना और तर्क पे ही है। तो स्थापना इसमें हमारी दी गई है कि हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से ही मानना चाहिए, क्योंकि इससे पूर्व नाटक नाम से जो रचनाएं हिंदी में उपलब्ध होती हैं उनमें नाट्य कला के तथ्यों का अभाव है। ये तो हुई स्थापना। हम तर्क देख लेते हैं। तर्क है, प्राणचंद्र चौहान कृत रामायण महानाटक, कवि उदय कृत हनुमान नाटक में पदात्मकता है और ये नाट्य रचनाएं नहीं हैं। भारतेंदु जी का विद्या सुंदर 1868 में प्रकाशित हो चुका था, जो संस्कृत के चौर पंचाशिका का हिंदी अनुवाद है। तो पूछा गया है कि इसमें तर्क सही है या स्थापना या फिर दोनों सत्य है। तो देख लेते हैं हम कि क्या सत्य है इसमें। तो इसमें जो हमारा विकल्प सही है वह है बी, अर्थात ए और आर दोनों ही सत्य है। हमारी स्थापना भी सही है और हमारी तर्क भी सही है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न फिर स्थापना और तर्क पर ही दिया गया है। तो इसमें हमारा जो स्थापना है वह है,
भारतेंदु जी के नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति हुई है और तथा युगीन समस्याओं को जनता तक पहुंचाने की चेष्टा की गई है। तर्क दिया गया है, ये तो ही स्थापना तर्क है। भारतेंदु के नाटक जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत हैं तथा उनका प्रधान स्वर देशात्मक है। अतीत गौरव ऐतिहासिक श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने का बीज भारतेंदु युग में ही पड़ गया था, जिसका विकास प्रसाद युग में हुआ। तो यह तो था तर्क। अब देखते हैं कि हमारी स्थापना सही है या तर्क या फिर दोनों ही सही है। तो हमारा विकल्प जो इसमें सही होगा वह है विकल्प हमारा सही है डी, अर्थात दोनों ही सत्य हैं। स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। अगला प्रश्न जो है वह भी स्थापना और तर्क से ही संबंधित है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें स्थापना क्या है। इसमें स्थापना है, आधुनिक काल के प्रख्यात नाटककार मोहन राकेश के नाटक हिंदी में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उन्होंने 3 नाटकों की रचना की, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। तर्क दिया गया है कि आषाढ़ का एक दिन में एक परिवेश से कटकर दूसरे से जुड़ पाने का अंतर्द्वंद साहित्यकार की पीड़ा को उभारा गया है। लहरों के राजहंस में सौंदर्य गर्विता नारी सुंदरी के अहम को चूर्ण होते दिखाया गया है, जबकि आधे अधूरे की नायिका सावित्री को पूर्ण पुरुष की तलाश है। तो इसमें पूछा गया है कि क्या स्थापना सही है या तर्क या फिर दोनों ही सत्य है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो इसमें अगर हम देखें तो इस प्रश्न में हमारा डी विकल्प सत्य है, ए और आर दोनों ही सही है, अर्थात स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है उस सुमेलित करना है। एक तरफ एकांकी के नाम है, एक तरफ एकांकीकार के नाम है। एकांकी के नाम है बादल की मृत्यु, नीली झील, अंधी गली, बहू की विदा। एकांकीकार के नाम है उपेंद्र नाथ अस्क, विष्णु प्रभाकर, विनोद रस्तोगी, राम कुमार वर्मा और धर्मवीर भारती। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प बी। विकल्प बी इसमें एकदम सही है। चलिए हम मिलाते हैं। ए को मिलाएंगे हम 4 से, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है, यह इनकी एकांकी है। नीली झील जो है उसे मिलाएंगे हम धर्मवीर भारती से, या धर्मवीर भारती की रचना है नीली झील। सी को मिलाएंगे हम अंधी गली उपेंद्र नाथ अस्क से, नंबर 1। और बहू की विदा जो मिलाएंगे हम नंबर 3 से, विनोद रस्तोगी। तो इस तरह हमारा विकल्प सही होता है बी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, इसमें भी सुमेलित करना ही है। एक तरफ नाटक का नाम है, एक तरफ नाटककार के नाम है। नाटकों के नाम है कबीरा खड़ा बाजार में, मिस्टर अभिमन्यु, दशाश्वमेध और नया समाज। नाटककार के नाम है उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी और भीष्म साहनी। तो इसमें देखेंगे जो हमारा सही विकल्प क्या होगा। सही विकल्प है हमारा इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा वह है विकल्प डी। विकल्प डी हमारा सही है। चलिए हम मिलाते हैं, 1 मिनट, हम मिलाते हैं कि इसमें कौन सा किससे। कबीरा खड़ा बाजार में हमारा विकल्प डी इसमें सही है। और हम मिलाएंगे कबीरा खड़ा बाजार में, ए को मिलाएंगे हम 5 से, भीष्म साहनी की रचना है। मिस्टर अभिमन्यु बी को मिलाएंगे हम 3 से, लक्ष्मी नारायण लाल। दशाश्वमेध सी को मिलाएंगे हम 2 से, लक्ष्मी नारायण मिश्र। और नया समाज डी को मिलाएंगे हम 1 से, उदय शंकर भट्ट। तो इस तरह हमारा विकल्प सही हो जाता है इसमें डी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न नाटकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है रचनाकाल के दृष्टिकोण से। तो उस हिसाब से हमारा जो सही विकल्प है वह है ए। सर्वप्रथम हमारी जो रचना है वह है रत्नावली, उसके बाद 4 विचारे, आन का मान, उसके बाद आधे अधूरे। तो इस तरह हमारा विकल्प सही होता है ए। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न जो है उसे हम देख लेते हैं। नाट्यकृति है, आरोही क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है कालक्रम के दृष्टिकोण से। आप बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। इसमें जो विकल्प सही है वह है सी, विशाख सर्वप्रथम आएगा, फिर शारदिया, अंधा युग, फिर 8वां सर्ग। देख लेते हैं, तो कुछ प्रश्न और बचे हैं, बस हो गया।
लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक दिए गए हैं जिन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो उसमें हमारा विकल्प सही होगा सी। सर्वप्रथम आएगा अंधा कुआं, फिर मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु एवं सब रंग मोहभंग। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों को क्रम से लगाना है। तो आप लगाइए क्रम से इन्हें, इसका क्रम क्या होगा। तो अगर हम देखें तो इसका जो क्रम है वह है, जो इसका विकल्प सही होगा वह है बी। सर्वप्रथम सन्यासी, फिर सिंदूर की होली, वस्त्रराज, फिर बितस्ता की लहरें। देखते हैं, हमारा अंतिम प्रश्न है, इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है हमारा, इन नाटकों को हमें क्रम में लगाना है। तो इसमें हमारा सही विकल्प क्या होगा, सही कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प है वह है ए, सत्य हरिश्चंद्र, उसके बाद एक घूर, फिर प्रतिशोध, उसके बाद छठा बेटा। तो इस तरह हमारा ये 180 जो प्रश्नों की जो श्रृंखला थी हिंदी नाटक गद्य विधा की परीक्षा के दृष्टिकोण से, जितने भी प्रश्न हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी का संकलन था। हमने सभी प्रश्नों को लगभग लिया है, और कुछ प्रश्न जो बचे हैं वो हम हिंदी नाटक जो गद्य विधा से संबंधित जो एक पूरा वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम पूरे हिंदी नाटक को पढ़ेंगे, उसमें पूरे युग वाइज पूरे विभाजन के हिसाब से कि भारतीय युग में कौन कौन से नाटककार थे, उनके नाटक क्या हैं, और इसमें प्रसाद युग में कौन से नाटककार थे और कौन सी उनकी नाटक है, कौन सी उनकी रचनाएं हैं। तो उस वीडियो के जरिए आप अपनी सभी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए चैनल से, सभी प्रकार के वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए सीरीज के साथ, एक नए बिंदु को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।